जी, हज़रत शाह वलीउल्लाह, आपका नाम कुतुबुद्दीन अहमद है और आपका जो पीरियड ऑफ लाइफ है वो 21 फरवरी 1703 से 20 अगस्त 1762 है। हज़रत शाह वलीउल्लाह कुतुबुद्दीन अहमद, ही इज़ अ ग्रेट सेंट ऑफ 18th सेंचुरी। ये 18वीं सदी के एक बहुत बड़े सूफ़ी थे। इनके वालिद का नाम शाह अब्दुर रहीम था और ये मदरसा रहीमिया दिल्ली में, ही वाज टीचिंग एट मदरसा रहीमिया। तो 7 साल की उम्र में कुतुबुद्दीन अहमद ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। उसके बाद जियोग्राफ़ी, लॉजिक यानी कि मंतिक, ज्योमेट्री, हदीस और फ़िक़ा की बुनियादी तालीम हासिल की और अपने ही इस मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दिया। शाह वलीउल्लाह की पर्सनल लाइफ हम देखते हैं कि 1724 में ही वेंट टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया गए और वहाँ ये हज के लिए गए। शेख अबू ताहर थे, वहाँ से इन्होंने इल्म हासिल किया और 1732 में ही केम बैक टू इंडिया। तो दिस इज हिज पर्सनल लाइफ स्केच। शाह वलीउल्लाह का जो ये पीरियड है 1732, इसकी बैकग्राउंड अगर हम समझें तो हम देखते हैं कि इस पीरियड में 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर वफ़ात पा जाते हैं और औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद ही लेफ्ट नो वर्थी सन टू सक्सीड एज अ मुगल किंग। रिजल्टेंटली अ पीरियड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इज स्टार्टेड। 1710 से 1720 तक का जो पीरियड है, it portrayed a very pathetic picture of the Mughal Empire. Sadat Bara, Sayyid brothers, अब्दुल्ला खान एंड हाशिम खान, ये दो भाई हैं जिन्हें सादात बारा कहते हैं। दे बिकेम द किंग मेकर्स और इनके हालात हैं कि विद दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 5 किंग्स वर इंस्टॉल्ड, डिपोज्ड, किल्ड एंड डिथ्रोन्ड। 5 बादशाह यके बाद दीगरे इन्होंने 1710 को अपना बेटा इनका बैठता है औरंगजेब आलमगीर का, बहादुर शाह, फिर उसका भाई जहांदार शाह, फिर फर्ख सैयार। और फर्ख सैयार जो है ही वॉज ब्लाइंडेड एंड किल्ड। फर्ख सैयार को ब्लाइंड करके फिर मारा इन्होंने। और इसके बाद आप देखते हैं कि उसका फिर अपना भतीजा बिठाया जाता है और फिर रफ़ीउद्दीन है, फिर रफ़ीउद्दीन के बाद उनका बड़ा भाई है और लास्ट में मोहम्मद शाह। तो इन दिस स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम एट लीस्ट 5 to 6 किंग्स वर इंस्टॉल्ड इन द थ्रोन एंड दे वर डिस्पोज्ड। अब a Mughal court, it speaks that Mughal court was a den house of conspiracies and counter conspiracies. तो जो नोबेल्स थे दे वर अगेंस्ट ईच अदर। जो नोबेल्स हैं दे वर अगेंस्ट ईच अदर एंड दिस विशियस गेम वाज प्लेड इन द मुगल कोर्ट। अब जो नेक्स्ट पावर इंतहाई डेंजरस है वो हमें सिख नजर आते हैं। इन द पीरियड ऑफ जहांगीर, यू नो दैट गुरु अर्जुन वाज किल्ड बाय जहांगीर बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग द प्रिंस खुसरो। तो इसके बाद जब सिखों को बकायदा मिलिटेंट विंग की शक्ल दी गुरु गोबिंद सिंह ने, तो दे translated into jathas and missiles and whole Punjab felt the heat of their jathas and missiles
Cities after cities were looted, plundered, hundred and thousand people were driven out their houses. तो एक अनारकी की कफियत जो है हमें पंजाब में नजर आती है और पीरियड वही है 1735 तक ऑलमोस्ट चलता है। 1739 में नादर शाह हिंदुस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। नादर शाह सैक्ड दिल्ली को वो उजाड़ के रख देता है। मुगल किंग को जो है वो डिसरिस्पेक्ट एक्सटेंड की जाती है और ही लेफ्ट दिल्ली वर्नरेबल टू बी अटैक्ड बाय एनीवन। इन द मीनवाइल मराठास औरंगजेब आलमगीर मराठा की जो काज है ही लेफ्ट इट अनफिनिश्ड। औरंगजेब आलमगीर जो मराठा से जंग लड़ रहा था तो हिज अनटाइमली डिमाइस 1707 में वो इस मेंस को, इस डेंजर को वो खत्म किए बगैर फौत हो जाते हैं। मराठास हमला करते हैं दिल्ली पे और दे ऑक्युपाइड अप टू पानीपत तक तकरीबन मराठास जो हैं और मुगल किंग जो है दैट गोज अंडर द स्विजरनिटी ऑफ मराठास। तो इसी तरीके से हमें जाट नजर आते हैं, दे आल्सो मेक कॉमन कॉज विद द मराठास। और लास्ट में जो हमें सीन नजर आता है दैट इज ब्रिटिश कॉलोनियल पावर। British appeared on the horizon of India at the time when India is the host of checkered principalities. आपस में छोटी मोटी रियासतें जो हैं वो लड़ रही हैं और जो असेंडेंसी है मुगल की that is no longer to be seen anywhere. Moreover, another serious dent was made. Afghan rulers एंड द सूबादार्स, जो सूबों के वाली थे, जो छोटी रियासतें थीं, दे बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन देयर इंडिपेंडेंस एंड दे पे नो होमेज एट ऑल टू द मुगल किंग। तो इसमें ब्रिटिश जो है वो अपीयर होते हैं और 1757 में बंगाल में प्लासी की जंग लड़ी जाती है जिसमें लॉर्ड क्लाइव जो हैं वो जीत जाते हैं, जबकि नवाब सराजुद्दौला जो हैं ही वाज डिफीटेड। तो दिस इज द टोटल पिक्चर ऑफ द सिनेरियो ऑफ द मुगल एम्पायर व्हेन शाह वलीउल्लाह केम ऑन द होराइजन। तो शाह वलीउल्लाह ने विद अ वाइज एंड कैलकुलेटिंग आईज रियलाइज दैट if all this means, if all these dangers going to grow, so it ultimately one day decimate the Muslim power in India and their political ascendancy will be no more. उसके लिए उन्होंने सबसे पहले लेटर्स लिखे जो इंडियन चीफ थे उनको रियलाइज कराने की कोशिश की। निजामुल मुल्क हैदराबाद के Nizamul Mulk of Hyderabad was written letter regarding the serious situation in the Mughal kingdom. तो निजामुल मुल्क जो हैं he was not interested in the fortune of the Mughals, he was most interested in the problems around. इसी दौरान नजीबुद्दौला, ये रोहेला अफगान सरदार हैं, इन्हें खत लिखा जाता है कि भाई आप नॉर्दर्न इंडिया में मराठास का मेंस जो है खतरा जो है वो उमड़ला रहा है, आप सामने आए और इस खतरे को डील करने की कोशिश करें। तो नजीबुद्दौला जो है ही मेड अ कैलकुलेटिंग मूव, लुक अराउंड टू मेक एन अलायंस अगेंस्ट द मराठास बट ही फेल्ड। और इसी दौरान होता क्या है कि 1756 को मराठास एंड
Jats. They make a common alliance, invaded Najib-ud-Dawla, and Najib-ud-Dawla was made to compromise a peace treaty according to the conditions of Marathas and Jats. तो इस सिचुएशन में नजीब-उद-दौला भी इस पोजीशन में नहीं थे, तो शाह वलीउल्लाह रोट अ लेटर टू अहमद शाह अब्दाली। इस लेटर में वो हिंदुस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को बयान करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो उस इकोनॉमिक्स सिचुएशन को बयान करते हैं। नंबर 3, वो इन्हें बताते हैं कि ट्रुप्स कितने हो सकते हैं, और आखिर में वो एक पैशनेट अपील करते हैं कि इट इज टाइम टू कम फॉरवर्ड, अदरवाइज मुस्लिम एसेंडेंसी इन इंडिया इज इन हाई जेपर्डी। तो अहमद शाह अब्दाली जो हैं वहां से चलते हैं और 1761 में अहमद शाह अब्दाली है एक तरफ, इनके साथ हैं शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब हैं, और नजीब-उद-दौला जो रोहिला चीफ हैं। तो अ क्रशिंग डिफीट एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was doled out to the Marathas. मराठा की पावर हमेशा के लिए यहां डेसिमेट हो जाती है। तो एटलीस्ट मुगल थॉर्न हैव अ ब्रीथिंग स्पेस ऑफ एन अदर 100 years. मुगलों के पास 100 साल की ब्रीथिंग स्पेस फिर हासिल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह कि ये जो पॉलिटिकल सगेसिटी है, जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, उसमें इनको ब्रीथिंग स्पेस तो दे दी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि उन्होंने सोशली, रिलीजियसली और किसी हद तक इकोनॉमिकली इसके रिवाइवल की वो कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात को रिलीजियसली पहले ले लें तो यहां पे 3 चीजें बड़ी नुमायां थी जिनको उन्होंने फोकस किया। एक तो तकलीद, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट एनी क्वेश्चन इज नोन एज तकलीद। तो शाह वलीउल्लाह ने कहा कि जनाब इज्तिहाद जो है it will open the endless possibilities to adjust Islam according to the new realities of the time. वक्त के साथ जो इस्लाम को नए चैलेंज आए हैं उनके लिए इज्तिहाद जो है वो बहुत जरूरी है। तो हज्जतुल बालगा में उन्होंने कॉम्प्रीहेंसिवली इसकी बात की कि जो मसाइल हैं उनकी नई शक्लें पैदा हो चुकी हैं। अब हमें जो इज्तिहाद का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुला रखा है, तो हम इन मसाइल को इज्तिहाद के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। दूसरा जो है तसव्वुफ का एक कॉन्सेप्ट जो है हिंदुस्तान में, ये बहुत अजीब व गरीब तरीके से सामने आता है। शाह वलीउल्लाह इस चैलेंज को भी फीड करते हैं। शाह वलीउल्लाह हैज़ खिलाफत ऑफ मैनी सिलसिलास। शाह वलीउल्लाह के पास कई सिलसिला की खिलाफत थी, मसलन कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी और शतारी। तो उन्होंने इस बात को समझाया कि ये जो तत्बीक है इसको उन्होंने इस्तेमाल किया, रिजेंबलेंस, चीजों को सिमिलर करके समझाने की बात। तो इन्होंने इसको इसके थ्रू ने कहा कि जनाब जो तरीकत और शरीयत है, शरीयत इज एक्चुअली अ वे फॉर तरीकत। शरीयत जो है वो तरीकत जो है उसका एक रास्ता है। तरीकत कोई आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। तो
इस ज़मन में उन्होंने क्रिटिसाइज किया ऐसे लोगों को जो सिर्फ तरीक़त को ही अल्टीमेट प्रिंसिपल जाने बैठे थे, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे तमाम अकायद दैट हैज़ क्रेप्ट इनटू इस्लाम बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ तरीक़त, तो उन्होंने उसका एक रद्द पेश किया। शाह वलीउल्लाह हिमसेल्फ वाज अ सूफी ऑफ वेरी हाई पेडेस्टल एंड ही एक्सटेंडेड ग्रेट रिस्पेक्ट टू इब्न अरबी, but with due deference, with great respect, he chose to make serious differences with Ibn Arabi, कि इब्न अरबी के जो कॉन्सेप्ट थे उन्होंने उनके साथ इख्तलाफ किया कि ये एलियन टू इस्लाम हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। तो नेक्स्ट उन्होंने ओवर द ईयर्स जो सोसाइटीज थी उनका उन्होंने एनालिसिस किया, द ग्रोथ एंड डिके ऑफ द सोसाइटीज, डिटेल्ड स्टडी की उन्होंने पास्ट और प्रेजेंट सोसाइटीज की। तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जनाब ये जो इकोनॉमिक करप्शन है इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। इकोनॉमिक करप्शन क्या करती है? इकोनॉमिक करप्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ लेके आती है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ लेफ्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल पुअर, और जो पॉवर्टी है दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। तो उसके लिए उन्होंने तजवीज़ किया कि जनाब तवाज़न और अदल जो है ये दो प्रिंसिपल ऐसे हैं कि दे मस्ट बी पुट इनटू प्रैक्टिस। तवाज़न होना चाहिए सोसाइटी में, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो अनईक्वल ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनईक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनईक्वल हुई तो सर्टन क्लासेस विल लिव एट द कॉस्ट ऑफ द अदर क्लासेस, तो इट इज़ हाईली डेंजरस एंड अनएक्सेप्टेबल। फिर उन्होंने हेरिडिटी ऑफ सक्सेशन जो थी, हेरिडिटी ऑफ सक्सेशन जो है उसकी भी उन्होंने बात की भाई ये भी बहुत गलत है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो टैक्सेशन when नादर शाह लेफ्ट दिल्ली वल्नरेबल, तो दिल्ली की सरकार ने नादर शाह के जाने के बाद अपने अखराजात पूरे करने के लिए टैक्सेशन की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और प्रैक्टिकली जो मनसबदारी सिस्टम था जिस पे मुग़ल एम्पायर खड़ी थी ये वर्चुअली कम टू नथिंग, ये तकरीबन ख़त्म हो गया। जब टैक्सेशन बढ़ गई तो पीपल रैन इन रिवोल्ट, तो उन्होंने कहा कि अनड्यू टैक्सेशन जो है इट इज़ रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। और ये जो क्लास की डिवीजन है उन्होंने कहा पब्लिक गुड बहुत अच्छी बात है, पब्लिक गुड इज वेरी गुड एंड प्राइवेट गुड इज डेफिनेटली, लेकिन दिस प्राइवेट गुड मस्ट नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड। वजह यह है कि मुग़ल दरबार में बड़े ऐसे लोग जमा थे जो देवर पैरासाइट, दे वर डूइंग नथिंग एंड हैविंग अ लंप सम फ्रॉम द मुग़ल कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि ये आम बंदा जो है कॉमन मैन उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की कि जनाब ये चीज़ें जो हैं इनको फौरी रिवर्स होना चाहिए। एक जालिम की हुकूमत, एक काफिर की हुकूमत तो रह सकती है, एक जालिम की हुकूमत नहीं रह सकती। तो उन्होंने इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग के लिए ऑलमोस्ट शाह वलीउल्लाह के क्रेडिट पे 50 बुक्स हैं, जिसमें हज्जतुल बालगा बहुत बाकमाल है, तफहीमात इलाहिया है, और उसी दौरान शिया सुन्नी रिफ्ट बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने शिया सुन्नी रिफ्ट ख़त्म करने के लिए 2 किताबें थीं, खिलाफतुल खुलफा और अज़ालतुल अखीफ़ा। ये 2 किताबें थीं दैट आर मेंट टू नैरो डाउन द डिफरेंस आज शिया एंड सुन्नीज। अब एक किताब फ्यूज़े हरामैन शरीफैन भी है,
और हज़रत शाह वलीउल्लाह इस बात को उन्होंने रियलाइज़ किया कि a certain class is monopolizing the interpretation of Quran. So he categorically declared it that Holy Quran is not meant for the mullahs. It is meant for common man. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद आम बंदे की, हर शख्स की हिदायत के लिए उतारा है, तो एक ख़ास क्लास को इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। तो उन्होंने कुरान मजीद का फारसी में तर्जमा किया, सो दैट अ कॉमन मैन में अंडरस्टैंड द बट गॉड से इन द हॉली कुरान। तो उन्होंने कुरान मजीद का फारसी में तर्जमा किया ताकि आम बंदा इससे अंडरस्टैंडिंग ले सके। तो शाह वलीउल्लाह वाज अ सूफी ऑफ वेरी हाई पेडेस्टल. With his calculating eyes, he realized the political situation and he gave a befitting reply. Though at Madrasa Rahimiyya, he wrote letters to the leading lights of the day and ultimately succeeded in sealing the fate of Marathas once for all. Secondly, his credit goes to his intellectual services, where people genuinely realized the challenges of the time, and this is because of his intellectual services. Shah Waliullah realized that the society of the Mughal time is a declining society, and this decline is partially because of the Mughal court that has a sizable number of the people that are parasites and they are contributing nothing to the society. He warned them, and in the last, Shah Waliullah was the person who reformed the society of that time and ultimately left very serious impact in the times to come. This is because of the reforms of Shah Waliullah that if we look in the continuous work of Madrasa Rahimiyya, so we see that there is the Tehreek-e-Mujahideen, and that is the militant wing and intellectual wing come under Madrasa Deoband and Madrasa Aligarh. So this is all because of the services of Shah Waliullah. He realized the spirit of time and tried to make the people understand the challenges of the time. Thank you very much.